हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर को, दैट इज द 7th चैप्टर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ये चैप्टर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं कि होते क्या है। जब भी हमें किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना होता है, किसी भी चीज के को प्रोड्यूस करना होता है, तो उस प्रोडक्शन में हमें रिक्वायर्ड होते हैं इनपुट्स या रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई बिस्किट्स बनाने हैं। अब बिस्किट्स के लिए हमें एज एन इनपुट जो वेरियस रिसोर्सेज लगेंगे, उसमें मेनली हमारा व्हीट आ जाता है, हमारा शुगर आ जाता है, फिर घी वगैरह अगर जो हम यूज कर रहे हैं वो आ जाता है। सो दीज आर द रिसोर्सेज या इनपुट जो इस बिस्किट्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। तो इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स, जो हमारे एग्जाम्पल के केस में वी हैव द बिस्किट्स। तो हमारा ये इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज चाहिए होती है। इन्हीं इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी भी चीज के लिए जो प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज या इनपुट्स चाहिए होते हैं, उनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो बिजनेसमैन जो होते हैं वो इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइन करते हैं, इन्हीं इनपुट्स या रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स, और इसी में हमारी इकोनॉमी जो है चलती है। इसी में हमारे इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट उनकी जनरेट होती है, वो वेरियस सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। फिर देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डीपली। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम मेनली 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब ये 4 टाइप्स के बेसिकली हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में। फर्स्ट वी हैव द लैंड, सेकेंड वी हैव द लेबर, थर्ड इज द कैपिटल, और फोर्थ हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एनी इकोनॉमी। तो हमारी सारी की सारी इकोनॉमी में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एंड एडिशनली टेक्नोलॉजी, इट एक्ट्स एज एन फैसिलिटेटर, जो हमारी इकोनॉमी में जो बिजनेस चल रहे हैं, प्रोडक्शन का जो काम चल रहा है, उसको ये इजियर बनाने का काम करता है। इजियर बनाने का कैसे काम करता है? विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्नोलॉजी हमें जो इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे डिक्रीजेस। तो यहाँ पे ये इनपुट्स को डिक्रीज करके हमारा जो फाइनल आउटपुट है उसको एनहेंस करने का काम करता है। तो वी कैन प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ गुड्स विद मिनिमल इनपुट्स बाय द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमारा फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब हम इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक एक करके डिटेलिंग देखते हैं। फर्स्ट वी हैव द लैंड। तो लैंड, अगर हम लैंड की बात कर रहे हैं एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें हमारी सिर्फ जमीन नहीं आती। हमारी जमीन से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी हमारी अंडर दिस हेडिंग लैंड, जो कि हम एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह रहे हैं, उसके अंडर आ जाती है। सो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर। तो लैंड में आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर आपको पता ना हो तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें लैंड हम काउंट कर रहे हैं, तो उसमें वाटर भी आ जाता है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बट यहीं पे इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपकी क्लियरिटी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने में हेल्प कर सकती है, आपको जो क्वेश्चंस हैं उसको सही करने में हेल्प कर सकती है। तो वाटर ऑल्सो कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लैंड। एयर, सनलाइट, मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं लैंड और उससे रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज, सो दे कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिजनेसेस ईदर परचेज द रिक्वायर्ड लैंड, या फिर वो रेंट पे ले लेते हैं उस लैंड को टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ईजियर बना सके। सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस का जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में है हमारा, दैट इज द लेबर। लेबर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे प्रोडक्शन के लिए, किसी भी तरह की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें ह्यूमन ना सिर्फ अपनी स्किल, अपने इंटेलेक्चुअल्स, अपना फिजिकल लेबर देता है, बल्कि यहाँ पे ह्यूमन की मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल एफर्ट, ह्यूमन के पास जो स्किल है, वो सारी चीजें आती हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ द लेबर। जैसे कि फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी नॉलेज और स्किल, तो ये सारी की सारी चीजें डिफरेंटली कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर देखते हैं पीपल एज अ रिसोर्स किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, या प्रीवियस ईयर में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल तो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल मनी के टर्म्स में भी हम यूज करते हैं, और जो मशीनरीज वगैरह हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है उसको भी कैपिटल बोला जाता है। बट ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल में उस जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, उसमें वन ऑफ द ऑप्शंस था कि वो इनटेंजिबल इन नेचर है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी टच्ड। तो ये फिजिकल एंटिटी नहीं है,
ह्यूमन बीइंग की मेंटल स्ट्रेंथ, ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी, ह्यूमन बीइंग की नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, कितनी एजुकेशन है उसमें, ये सारी की सारी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन बीइंग एज अ रिसोर्स किस तरीके से काम करता है वो देखते हैं। ह्यूमन बीइंग्स प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को लगाता है ताकि ये गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जो पुलिस होता है, पुलिस होती है वो मेंटेन कर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट है वो नई नई टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करता है ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस ईजियर हो सके। तो इस तरीके से ह्यूमन एज अ कैपिटल या ह्यूमन एज अ रिसोर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। जो लेबर वर्ड होता है, लेबर का मतलब होता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल एफर्ट जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के प्रोडक्शन में लग रहे हैं। सो दिस इज द लेबर। और ह्यूमन कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया कि ह्यूमन बीइंग ऐसा जिसके पास स्किल्स है, नॉलेज है, एबिलिटीज है, एक्सपर्टीज है किसी एक रिक्वायर्ड फील्ड में, तो वो ह्यूमन कैपिटल में आ जाता है। इट इज इंटेंजिबल इन नेचर। और ह्यूमन बीइंग जब एज नेक्स्ट टॉपिक है फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फैसिलिटेट करती हैं ह्यूमन बीइंग को टू एक्ट एज अ ह्यूमन कैपिटल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन बीइंग की नॉलेज आ जाती है, तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। तो एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, हमें कुछ लिटरेसी मिलती है, और हम कुछ फील्ड्स में, स्पेसिफिक फील्ड्स में वी गेन द एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो इससे हमारी नॉलेज एनहेंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक सिविल इंजीनियर अपनी पढ़ाई से बहुत सी चीजें सीखता है, जैसे कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, रोड्स एंड ब्रिजेस को बिल्ड करना है। इसके अलावा भी एजुकेशन के बावजूद भी चैलेंज राइज करते हैं कि किस तरीके से ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कोस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, एंड इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड निकाले जाए। तो ये सारी चीजें वो पर्टिकुलर सिविल इंजीनियर सीखता है वाया द ट्रेनिंग। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन बीइंग टू एक्ट एज ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहली चीज। सेकंड, फैसिलिटेटर की काम करता है हेल्थ केयर। एक हेल्दी ह्यूमन माइंड ही बहुत सारी चीजें सोच सकता है, इनोवेटिव थिंकिंग ला सकता है, इनोवेशंस कर सकता है इन वेरियस फील्ड्स। तो इनोवेशंस के लिए या ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए हेल्थ केयर बहुत जरूरी है। तो इससे हमारी एक जो चाइल्ड है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, उसका बिहेवियरल एनहेंसमेंट होगा, सोसाइटी में उसको मिलकर रहना आता होगा, पीसफुली एग्जिस्ट करना आता होगा। तो ये हेल्थ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर ह्यूमन बीइंग टू एक्ट एज ह्यूमन कैपिटल। थर्ड चीज है सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। जिस भी सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं उस टाइप की सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हमारे पास हो जाता है। जैसे अगर एक कल्चर ऑफ हार्ड वर्क और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सोसाइटी में है तो हम उसी तरह की चीजें सीखते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन माइंड जो है विद टाइम डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं जापानीज कंसेप्ट का, विच इज नोन एज द काइजन। तो जापानीज का जो काइजन का कंसेप्ट है ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ काम करता है, और इसी चीज को फॉलो करते हुए जापान ने बहुत जल्दी, एक एशियन कंट्री होने के बावजूद भी, यहाँ पे हमारे बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अचीव करी है विद टाइम। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्होंने हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा अपने नेचुरल डिजास्टर्स देखने के बाद या डिजास्टर्स देखने के बाद भी जापान ने बहुत जल्दी उन चीजों को ओवरकम करते हुए डेवलपमेंट को देखा है ड्यू टू इट्स वेरियस थिंग्स, जैसे कि काइजन जैसे कंसेप्ट को अपनाते हुए ये अपने ही जो अपने ही कंपिटिटर्स बने और अपने ही फील्ड में इन्होंने अपने इंप्रूवमेंट को देखा है। तो इस तरीके से ये जो है ह्यूमन कैपिटल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी का एग्जांपल देते हैं। जर्मनी में वर्क एथिक इतना ज्यादा अच्छा है, तो जर्मनी इसीलिए जर्मनी इज रिनॉट फॉर इट्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट। इनका वर्क एथिक इतना ज्यादा अच्छा है, इसीलिए इनका इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छे से निकल के आता है। तो सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है फॉर ह्यूमन बीइंग टू एक्ट एज अ ह्यूमन कैपिटल। देन देखते हैं चैलेंजेस टू द ह्यूमन कैपिटल। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एज अ चैलेंज एक्ट करती है टू द ह्यूमन कैपिटल। लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द पॉपुलेशन, और ये लिटरेसी की वजह से ही हम अपनी बाद में स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, और इसी की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहेंस होती है। अडल्ट लिटरेसी रेट में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 85% ऑफ द मेल्स एंड 70% ऑफ द फीमेल्स जो है 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ये लिटरेट है, और ये वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट भी बताते हैं। और इसके अलावा फिर भी हम ह्यूमन कैपिटल में इसके बावजूद भी जो है हम
चैलेंजेस फेस करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024 बता रहा है कि 65% ऑफ इंडिया जो है इट इज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज। तो मतलब हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा सकते हैं। अब देखते हैं ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है एक ऐसा बेनिफिट जो एक कंट्री ले सकती है, ऐसी कंट्रीज जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पीपल हो, क्योंकि यंग नंबर ऑफ पीपल जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होगी। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, या तो बिल्कुल ही छोटे बच्चे, वो भी डिपेंडेंट होते हैं दिस यंग पॉपुलेशन पे, एंड या फिर बहुत ज्यादा अडल्ट पॉपुलेशन जो बहुत काम नहीं कर सकती है, वो भी कहीं ना कहीं से डिपेंडेंट है अपॉन दिस यंग पॉपुलेशन। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जहां पे कम होती है और वर्किंग पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा होती है, तो हम उस वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि वो यंग पॉपुलेशन वर्किंग एरिया में आती है, वर्किंग कैटेगरी में आती है, तो हम उसका एडवांटेज लेके हम बहुत ज्यादा इजीली डेवलप कर सकते हैं हमारी कंट्री को। सो दिस इज नोन एज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब क्योंकि इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज पे चल रहा है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ये हमारे वेरियस डेटा बताते हैं, तो हम इनके एडवांटेज ले सकते हैं। एंड इसके लिए इंडिविजुअल मस्ट हैव द एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो चैलेंज हमारा यही है कि एजुकेटेड तो लिटरेसी लेवल तो हमारे इंडिया में फिर भी बहुत ठीक हो चुका है, बट क्वालिटी एजुकेशन में हम ना कहीं लैग कर रहे हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे चैलेंजेस बन सकते हैं। कौन कौन सी चीजें, क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड स्किलिंग, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो है जिनको अगर इंप्रूव करा जाए तो वी कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशंस प्रोग्रेस। तो नेशन को प्रोग्रेस करवाया जा सकता है। फिर यहाँ पे अच्छी इंफॉर्मेशन देगी है इंडियाज एंशियंट स्किल हेरिटेज। तो एंशियंट हमारा शिल्प शास्त्र जैसी चीजें बताती हैं दैट कंटेन डिटेल्ड डिजाइंस और गाइडलाइंस ऑन स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स, वुडन आइटम्स एंड ज्वेलरी। तो ये एंशियंट हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंशियंट हमारी जो शुरू से ही इंडिया ने वर्क कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करा है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि विश्वकर्मा पूजा एंड अयोध्या पूजा, यहाँ पे इन प्रॉपर ये जो टाइम पीरियड में यहाँ पे लोग अपने जो टूल्स हैं जिनको यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स, उनको पूजा करते थे। तो वर्क कल्चर इंडिया में एंशियंट टाइम से ही हम उसको वर्शिप करने का काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से हमारा इंडिया जो है पहले से ही वर्क कल्चर को प्रमोट करता आ रहा है, वो यहाँ पे एग्जाम। आज के टाइम पे भी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हम करते हैं, तो एक क्लिक पे ही हमारी पेमेंट्स हो जाती है, हमारे बैंक अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन हो जाते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन। फार्मर्स जो है उनको बैठे बैठे अपने फार्मिंग से रिलेटेड आइडियाज मिल जाते हैं, क्योंकि उनको वेदर के बारे में पता चल जाता है कि वेदर किस तरीके से चेंज होने वाला है, तो ये हमें पता चल जाता है। इसके अलावा जीपीएस का यूज करके हम शॉर्टेस्ट रूट्स पता लगा सकते हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये भी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को इजियर बना देता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स या फिर जो हमारा फाइनल गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जीपीएस की हेल्प से इजियर हो गया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, ह्यूमन को एज अ ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करने के लिए भी हेल्प करी है। कैसे? ह्यूमन कैपिटल क्या था? ह्यूमन कैपिटल जब ह्यूमन के पास एजुकेशन होती है, अच्छी हेल्थ की सर्विसेज होती है, तो उन सब चीजों से ह्यूमन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू ह्यूमन कैपिटल। तो ये एजुकेशन की सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट की सर्विसेज, हेल्थ केयर की सर्विसेज ऑनलाइन घर बैठे ही मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू स्वयं पोर्टल। स्वयं इज द स्टडी ऑफ वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ द यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो वेरियस कोर्सेज, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे वेरियस कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट के नेशनल करियर सर्विसेज पे हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे मिल जाती है। तो ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करने में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है विद द टाइम। फिर अब हम लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, दैट हाउ आर दीज फैक्टर्स कनेक्टेड। हर एक चीज में, हर एक टाइप के प्रोडक्शन प्रोसेस में, हर एक टाइप की प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह में हमें ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी ना किसी तरीके से चाहिए होते हैं, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे हमारा फार्मिंग का सेक्टर हो गया, अब यहाँ पे लेबर ज्यादा चाहिए होता है, तो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कम होगा। तो कहीं कोई कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब वहां पे कैपिटल ज्यादा चाहिए, तो हैवी इंडस्ट्रीज वाले सेक्टर जो है वहां पे हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसे लगेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री वगैरह वाली चीज, या फिर एसेट्स ज्यादा लगेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, महंगी मशीनें लगेंगी, तो वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में आ जाता है। तो वहां पे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके कंपैरिजन में थोड़े कम लगेंगे, बट ये कहीं ना कहीं ये जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें तो ये जो प्रपोर्शन है वो चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट बीइंग एग्रीकल्चर अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर में हम
टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हो सकता है कि नंबर ऑफ लेबर्स जो हमें एग्रीकल्चर में अब चाहिए विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो नंबर ऑफ लेबर्स कम हो जाए, या फिर जो कैपिटल हमें चाहिए विद द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमें वो कैपिटल जो रिक्वायर्ड है वो कम हो जाए, वे हम कम नंबर ऑफ इनपुट से ज्यादा नंबर ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सके। तो टेक्नोलॉजी जो है वो इस रेशो को या इस प्रोपोर्शन को चेंज करने का भी काम करती है। देन फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल, सॉरी दैट वाज नॉट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो मैंने गलती से बोल दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो प्रोडक्शन के कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु का ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पे मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द अर्न मनी बाय वर्किंग इन द लेदर फैक्ट्रीज, बट ये लेदर फैक्ट्रीज का जो आउटपुट है, ये लेदर फैक्ट्रीज से जो चीजें रिलीज हो रही हैं, वो जो है वो अगर वाटर में एज सच विदाउट एनी ट्रीटमेंट, बहुत सारी फैक्ट्रीज में जैसे केमिकल फैक्ट्रीज में भी ये होता है कि केमिकल फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है वो विदाउट एनी ट्रीटमेंट अगर वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है तो वो वाटर बॉडीज को पोल्यूट करने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज भी होती हैं जो एयर पॉल्यूशन का भी काम करती हैं, एयर पॉल्यूशन को भी एनहेंस करती है। तो कहीं ना कहीं से ये इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालने का भी काम करते हैं। बट वी एज अ ह्यूमन हमें जो है इन रिवर्स को पोल्यूट होने से रोकना चाहिए, सॉइल पोल्यूशन को रोकना चाहिए, एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर नहीं कराता। हमारी फ्यूचर जनरेशंस ने, उनके लिए वही वाटर प्रेजेंट है, उन्होंने वही पानी पीना है, उनके लिए वही एयर प्रेजेंट है। अगर हम उस एयर को पोल्यूट कर देंगे, उस वाटर को पोल्यूट कर देंगे, तो वो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन कर रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी में डिप्लीशन कर रहे हैं, वो जो है वो कम हो सके, रादर हम उसको रोकने की तरफ भी कोशिश करें। सो बिजनेसेस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। इसके अलावा हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज जो हमारी वेरियस फैक्ट्रीज में, वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसके प्रति भी बिजनेसमैन की, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इन फैक्ट्रीज को या इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, उनके कुछ ना कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वो कैसे? उनको फेयर कंपोजिशन और वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी जो है वो स्टेप्स लेती है, एज वेल एज बिजनेसमैन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। सेकंड, उनकी स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। ऑल्दो ये स्किल्ड वर्कर्स को हायर करते हैं, लेकिन विद टाइम, क्योंकि हमें नई नई टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, तो स्किल जो एनहेंसमेंट की जरूरत पड़ती रहती है। तो इनकी स्किल एनहेंसमेंट की तरफ टाइमली इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए जो बिजनेसमैन हैं उनको यहाँ पे कुछ करना चाहिए। देन थर्ड है वर्क प्लेस राइट्स एंड प्रोटेक्शन। बहुत सारी जैसे विमेन अगर एम्प्लॉयड है दिस फैक्ट्रीज, तो वुमेन के राइट के प्रोटेक्शन यहाँ पे इंश्योर होना चाहिए। अगर चाइल्ड एम्प्लॉयड है एक पर्टिकुलर एज से अबव, जहाँ पे भी चिल्ड्रन जो है वो अलाउड है बाय द गवर्नमेंट, तो वहां पे अगर चिल्ड्रन जो है एम्प्लॉयड है, तो उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में इन बिजनेसमैन को सोचना चाहिए। तो इस तरह की यहाँ पे इनको चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो वेरियस स्टेप्स लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है मिनिमम इनकम फॉर दीज वेज वर्कर्स, तो मिनिमम वेजेस यहाँ पे फिक्स्ड हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इंडिया ने लिया है, दैट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसे 2014 में CSR को एक लॉ बनाया। इसके तहत जो कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट का 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट का जो 2% है वो इस CSR फंड में देंगे, और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड से ही इन सब चीजों पे जहां पे इनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, नेचर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए या वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो यहाँ पे इन चीजों के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंडिया ने स्टार्ट करा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। CSR कहीं ना कहीं न्यूज में रहता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एज वेल एज आपकी इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारी 8th क्लास की ये NCERT खत्म होती है। सिविल्स प्रेप के चैनल को फॉलो करते रहिए ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज